लोग उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खुशबाश होंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो बहुत शुक्रिया इकरा सईद अब्बासी का, जिन्होंने मुझे कहा कि आप क्लिनिक रजिस्ट्रेशन की जो वीडियो है, अगर वो आप पब्लिक कर दें या फिर आप उसके ऊपर नई वीडियो बना दें जो कि बाकी जनरल लोगों को भी पता चल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो बिल्कुल ये बातें पता होनी चाहिए। एक्चुअली मैं कुछ कोर्सेज़ करवा रहा हूँ, शायद आप लोगों को बहुत सारे लोग उसका हिस्सा भी हैं, जिसके तहत हम साइकोलॉजिस्ट को ट्रेन करते हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान से, बहुत सारे ममालिक से लोग हमें ज्वाइन करते हैं। और ये कोर्स जो होता है ये 3 माह पे होता है और 1 माह उनको हम पढ़ाते हैं और 2 माह उनसे हम प्रैक्टिकल्स करवाते हैं, यानी कि पेशेंट्स उनको हम देते हैं जिनको वो डील करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक तकरीबन हम 3,500 पेशेंट्स जो है पिछले 6 मंथ में जो है वो डील कर चुके हैं और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो हैं आप देखें अगर तो फॉलोअप्स भी आ चुके हैं जिनमें हम उनकी साइकेट्रिक प्रोफाइल्स बनती हैं। तो यानी कि इन शॉर्ट के एक बहुत अच्छा सिस्टम चल पड़ा है, जो कि उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आगे हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। दूसरा सबसे अहम चीज़ ये है कि पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि हमारी रवायती तालीम का हिस्सा नहीं होती और साइकोलॉजिस्ट जब पास आउट होके बाहर आ जाते हैं तो उनको ये नहीं पता होता कि अब हम करें क्या। उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि किताबें पढ़ें और बहुत अच्छे से पीपीएससी की या एफपीएससी की तैयारी करें और कहीं किसी अस्पताल में या फिर हम किसी कॉलेज वगैरह में या यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू कर दें। इसके अलावा उनके पास तीसरा ऑप्शन बचता कोई नहीं है। अगर कोई क्लिनिक बनाने का इरादा रखता है तो वो क्लिनिक तो स्टार्ट कर लेता है, लेकिन उसके लिए सर्वाइवर के चांसेस जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो सीसीपीज के थ्रू जो है मैं बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट को तकरीबन 160 के करीब साइकोलॉजिस्ट को अब तक का मैं ट्रेन कर चुका हूँ और जिनमें से बहुत सारे जो है अपने क्लिनिक्स बना भी चुके हैं और रन भी कर रहे हैं। और इसमें यही चीज़ है कि हमने देखना क्या होता है कि हमारे पास स्किल्स क्या होने चाहिए, एजुकेशन क्या होनी चाहिए और एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए और पाकिस्तानी लॉ इसके बारे में क्या कहता है। ठीक है। फिर दूसरा ये है कि हम कब, कहाँ और कैसे एक साइकोलॉजी की क्लिनिक इस्टेब्लिश कर सकते हैं पाकिस्तान में, जो कि हमारे लिए फ़ायदा मंद भी हो और हम उसके साथ में ये है कि हम कम्युनिटी को भी सपोर्ट करते रहें और एक अच्छी क्वालिटी सर्विस जो है प्रोवाइड करते रहें। तो चलते हैं जी। क्लिनिक एक्चुअली एक ऐसा सेटअप होता है जहाँ पर लोग अपनी हेल्थ की सहूलियात के लिए आते हैं और टिपिकली ये जो होता है एक प्राइमरी हेल्थ केयर को ही वो करता है, कवर करता है। अमूमन आपने देखा होगा कि जब डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं तो वो ये नहीं कहते कि मेरा अस्पताल, वो कहते हैं कि मेरा क्लिनिक। यानी कि वहाँ पर बुनियादी सहूलियात दी जाती हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा यानी कि सेकेंडरी या टर्शरी लेवल की जो सहूलियात होती हैं वो नहीं होती। तो अब जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनके लिए एक चीज़ ये होती है कि क्या वो क्लिनिक जिस तरह से डॉक्टर्स बनाते हैं या उस तरह से रन करते हैं उस तरह से हो सकता है या उनकी ओपीडीज़ की तरह हो सकता है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है साइकोलॉजिस्ट के लिए, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट का जो तरीका कार होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। उसमें वो ऐसा नहीं करते कि पेशेंट आया, उसकी अलामात देखी, उसको कोई पेन है या कुछ भी उसको प्रॉब्लम है, मेडिसिन रिकमेंड की तो उसको घर भेज दिया, पेशेंट फेल करता है बेहतरी के तौर पर तो वो फिर दोबारा नहीं आता और वो ठीक होता है, अपनी एक नॉर्मल लाइफ गुजार होता है। लेकिन साइकोलॉजी में ऐसा नहीं होता। साइकोलॉजी में आपने प्राइमरी लेवल की अलामात को लेकर फिर उसके बाद ऊपर जाते हैं सेकेंडरी लेवल पे, फिर जो क्लाइंट की नीड्स होती हैं उसके मुताबिक आप असेसमेंट करते हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। ठीक है। और फिर उसको आप डायग्नोज करते हैं अगर ज़्यादा सीवियर किस्म का है। डायग्नोसिस के साथ साथ डायग्नोज असल में हम ट्रीटमेंट प्लान के लिए करते हैं ताकि हमारे मरीज़ का जो ट्रीटमेंट प्लान है वो हम अच्छे से बना सकें। फिर डायग्नोज करने के साथ साथ आप साइकेट्रिक प्रोफाइल बनाते हैं अगर वो मेंटल हेल्थ के रिलेटेड ही क्लाइंट है। तो इस तरह से आपकी जो क्लिनिक होती है वो ज़्यादा टाइम मांगती है और ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर होता है इसको मेंटेन रखने के लिए। यही वजह है कि बहुत सारे क्लिनिक्स बनते हैं ख़त्म होते हैं क्योंकि उसकी क्वालिटी को उस मयार को बरकरार रखने के लिए थोड़ा एक मुश्किल अमल होता है। ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको वही बता दूँ कि क्लिनिक की जो टाइप्स होती हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लिनिक
प्रोवाइडिंग आउट पेशेंट सर्विसेज सच एज क्लिनिक में भी पब्लिक गवर्नमेंट फंडेड या प्राइवेट प्रैक्टिकल सर्विसेज होती हैं। तो हम क्योंकि साइकोलॉजिस्ट हैं और हमारी जो सर्विसेज होंगी वो प्राइवेट सर्विसेज होंगी, और इसमें यह है कि हम सिर्फ अकेले ही नहीं हो पाते, हमारे साथ बाकी प्रोफेशनल्स भी काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें स्पेशलिस्ट की क्लिनिक होती हैं, जैसे अगर आप आई स्पेशलिस्ट है, ठीक है, ENT जिस तरह से होते हैं, या फिर आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, किडनी स्पेशलिस्ट है, नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं, इसी तरह से डिफरेंट मेडिकल के होते हैं, उसी तरह से साइकोलॉजी की भी डिफरेंट क्लिनिक्स होती हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें क्लिनिकल साइकोलॉजी, तो क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है पाकिस्तान में एक टॉप लेवल साइकोलॉजी की सब फील्ड है, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं जाने की कोशिश करते और जाते भी हैं और अपनी एक कामयाब ज़िंदगी भी गुजार रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर यह कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होता है, क्या वो अकेले ही क्लिनिक चलाएगा या साथ में उसको कोई और होगा, आखिरकार वो सर्विस देगा क्या, ये सबसे अहम चीज़ होती है। तो अपनी जो सर्विसेज आपने देनी होती हैं उनको आप पहले से रिकॉग्नाइज़ करें कि आखिर आप देना क्या चाहते हैं पब्लिक। जैसे कि स्पेशलिस्ट को अगर देखें, जैसे एक कार्डियोलॉजिस्ट है तो वो हार्ट की बीमारियों की रिलेटेड ही वो देगा, तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होगा वो किस हद तक कौन कौन सी डिसऑर्डर्स को मैनेज करता है और उसका पर्पज़ क्या है, तो वो जब आप वो कर लेते हो तो उसके बाद जो है अपनी क्लिनिक का आगाज़ करते हो। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो इसकी पर्पज़ का जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की जो क्लिनिक होती है उसका जो पर्पज़ ये होगा कि अंडरस्टैंडिंग, प्रिवेंटिंग इन रिलीविंग द साइकोलॉजिकली बेस्ड डिस्ट्रेस आर डिसफंक्शनिंग टू द प्रमोट द सब्जेक्टिव वेलबीइंग एंड द पर्सनल डेवलपमेंट। बस कि आपके जनरली जो भी आपको डिसऑर्डर्स आते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए भी, और अगर डिसऑर्डर हो चुके हैं तो उनके लिए इंटरवेंशन करने के लिए भी, और अगर कोई बंदा डिस्ट्रेस में है या कोई डिसफंक्शनिंग है उसको मैनेज करने के लिए वो हेल्प करता है, या पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आप काम करते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ़ मुल्कों में मुख्तलिफ़ किस्म के तरीक़ाकार हैं। ठीक है, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें मिलेंगी क्लिनिकल साइकोलॉजी के हवाले से। तो यहाँ पर पाकिस्तान में जो है अभी आपकी जो डिग्री होती है, जो अगर क्लिनिकल साइकोलॉजी में आपने MS कर रखा है या BS और MSc के बाद अगर आपने क्लिनिकल साइकोलॉजी में डिप्लोमा कर रखा है जो कि HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो या उसका प्रोग्राम वहाँ से हो, तो वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कहलाता है। और मज़ीद अगर आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते हो, जैसे कि प्रैक्टिकल करना या फिर कोई और चीज़ें लेना, तो आप स्किल्स हासिल करते रहते हो, लेकिन आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कहलवाते हो और आप अपनी उस डिग्री की बेस पर अपना क्लिनिक रन करते हो या स्टार्ट करते हो। अब यहाँ पर आपको कुछ थ्रेट्स भी होते हैं कि क्या मैं क्लिनिक जो स्टार्ट कर रहा हूँ ये लीगली है कि लीगली नहीं है। इसमें एक और चीज़ आती है, लाइसेंस का सिस्टम आता है, तो लाइसेंस के लिए मैं अलग कभी आपको डिस्कस करूँगा कि वो एक्चुअली क्या होता है। क्लिनिकल साइकोलॉजी क्लिनिक प्रोवाइडिंग आउटस्टैंडिंग इफेक्टिव एंड रिवार्डिंग साइकोथेरेपी एंड साइकेट्रिक सर्विसेज टू इंडिविजुअल कपल्स एंड फैमिलीज़। यहाँ पर बात आ गई साइकेट्रिक सर्विसेज, तो साइकेट्रिक सर्विसेज आपको देनी ही पड़ती हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपके पास जो पेशेंट है वो न्यूरोसिस का ही हो या वो माइल्ड या मॉडरेट लेवल की अलामात लेकर आए, वो मॉडरेट टू सवियर भी लेके आ सकता है, और वो सवियर साइकेट्रिक इश्यूज़ जैसा कि आपके पास साइकोसिस जैसा है, सवियर साइकोसिस अगर लेके आ जाता है तो आपको फिर साइकेट्रिक प्रोफाइल्स बनानी पड़ती हैं, जिसके लिए आपको किसी मेडिकल डॉक्टर यानी कि मेडिकल डॉक्टर जो कि साइकेट्री में स्पेशलाइज्ड होगा उसकी ज़रूरत पड़ती है। आगे अगर हम देखें तो क्लिनिक असल में दो तरह के होंगे, एक प्रॉफिटेबल होगा और एक नॉन प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, और एक क्लिनिक अगर हम देखें तो वो मेडिकल डॉक्टर का होता है। ठीक है, मेडिकल डॉक्टर का जो क्लिनिक होता है एक्चुअली वो लाइसेंस्ड होता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ या हेल्थ कमीशन के अंडर वो लाइसेंस होता है, और उनको वहाँ से परमिशन मिल जाती है कि भाई अब आप इसको कर सकते हो। और दूसरा ये कि पाकिस्तान में आपको पता है कि हेल्थ की कंडीशन वैसे भी पुअर होती है, डॉक्टर्स की कमी है यहाँ पर, तो इसलिए भी गवर्नमेंट कोशिश करती है कि डॉक्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। अस्पतालों में भी उनसे बहुत ज़्यादा काम लिया जाता है और फिर उनकी ड्यूटी आवर्स के बाद भी वो अपने क्लिनिक्स रन करते हैं ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँच सके। और दूसरा अगर हम साइकोलॉजी की क्लिनिक या इसकी सर्विसेज की बात करें तो ये आपके पास दो तरह से आता है, या तो प्रॉफिटेबल होता है या नॉन प्रॉफिटेबल होता है। अब आप ये देखें कि जो प्रॉफिटेबल हैं तो आपने बहुत सारे इदारे आपको पाकिस्तान में भी मिलेंगे जो कि प्रॉफिटेबल हैं और नॉन प्रॉफिटेबल भी हैं,
और अमूमन जो ऐसे इदारे जो नॉन प्रॉफिटेबल होते हैं वो आपसे किसी किस्म की कोई फ़ीस वगैरह नहीं लेते, वो चैरिटी पे चलते हैं, ठीक है। एक बंदे से चैरिटी ले ली, दूसरे से ले ली और उस चैरिटी को जमा किया और फिर लोगों पे स्पेंड किया। जैसे कि आप देखें हमारे बहुत अच्छी मिसाल है ईदी सर्विसेज की, ठीक है। तो वहाँ पर आप देखें कि वो किसी से कोई पैसे नहीं लेते, ये लोग उनको सदका खैरात देते हैं, तो वहाँ पर चलता है निज़ाम। और प्रॉफिटेबल में ये होता है कि आपको आपने वहाँ पर पैसे देने होते हैं और अपना ट्रीटमेंट करवाना होता है, ठीक है। और इसी तरह से जो हमारी साइकोलॉजी की क्लिनिक्स हैं, इनको आप हरगिज़ ये मत समझें कि ये मेडिकल डॉक्टर्स की क्लिनिक की तरह होंगी या ये हेल्थ कमीशन के अंडर रजिस्टर्ड होंगी, क्योंकि ये उसके अंदर रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। ये बहुत सारे लोगों को एक गलत फहमी होती है कि क्योंकि हमारे नाम के साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है तो हमारी जो सेटअप होगा वो एक क्लिनिक होगा। गो के आप उसको क्लिनिक कह सकते हो, लेकिन वो डॉक्टर्स की क्लिनिक की तरह नहीं होता, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने लाजमी अंडरस्टैंड करना है कि आपका सेटअप डिफरेंट ही होना होता है, ठीक है। अब ये है कि मज़ीद अगर हम इसको देखें तो हमारा साइकोलॉजी का क्लिनिक जो है वो रजिस्टर्ड कहाँ पर होगा या उसका हम कैसे वो करते हैं, तो ये भाई रजिस्टर्ड होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है ये पाकिस्तान का एक ऐसा इदारा है जो कि आपके तमाम रजिस्टर्ड अदारों को एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है और उनके ऊपर नज़र रखता है कि ये काम कैसे कर रहे हैं और इनकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, और इसके पीछे आपने कुछ टैक्स वगैरह भी पे करने होते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये आपने इसके लवाजमात जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं लेकिन वो आपने पूरे करने होते हैं, जिसकी बुनियाद पर आप कह सकते हो कि हाँ जी मेरा इदारा जो है वो एक रजिस्टर्ड है। तो वही नॉन प्रॉफिट का मैंने आपको बता दिया कि ये कोई आपसे पैसा वगैरह नहीं लेते। प्रॉफिटेबल जो अदारे होते हैं वो आपसे पैसे लेते हैं और फिर इसी तरह से वही जो प्रॉफिटेबल चीज़ें होती हैं वो उससे अपना अगला निज़ाम चलाते हैं। कोई ऐसा नहीं कि वो रुक जाते हैं, वो अपनी चीज़ें वो करते हैं और इन्होंने कोई एक स्टैंडर्डाइज फ़ीस रखी हुई होती है कि मिसाल के तौर पर आपसे 5,000 रुपये फ़ीस लेंगे जी कि ठीक है, उसमें आपको ये सर्विसेज दी जाएंगी और इसके अलावा दोबारा आप आएंगे तो फिर आपसे इतने पैसे लिए जाएंगे। तो प्रॉफिटेबल में ऐसे होता है। नॉन प्रॉफिटेबल में आपसे कोई फ़ीस नहीं ली जाती। हाँ, अगर कोई पर्ची चेट कोई 10-15 रुपये हो तो वो रख दिया जाता है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की जो रजिस्टर्ड होती है NGOs, यानी कि वो तमाम अदारे जो गवर्नमेंट के नहीं होते, उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो मुख्तलिफ इदारों के साथ होती थी, लेकिन आजकल वो तमाम की तमाम जो है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंडर ही होती है। पहले आपने देखा होगा कि सोशल वेलफेयर के अंदर भी रजिस्ट्रेशंस होती थी जिनको NGOs बोलते होते थे, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान में फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, टैक्स रिटर्न्स के ऊपर बड़ा फोकस किया जाता है, तो इसलिए वहाँ पर आपका पॉसिबल नहीं कि आप क्लिनिक रजिस्टर्ड कर सको। बहुत सारे इदारे वहाँ पर रजिस्टर्ड होते हैं या अब तकरीबन ख़त्म ही हो गए हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता था। वो ऑनलाइन आपकी चीज़ें जो हैं वो मुहैया नहीं कर सकते थे। तो अब जो है सोशल वेलफेयर का जो सिस्टम है वो बंद कर दिया, लेकिन अब आप SECP के यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंडर के काम करेंगे। और जब आप SECP के अंदर आप वो करेंगे, कंपनी नॉट फॉर द प्रॉफिट अंडर द कंपनीज एक्ट, यहाँ पर भी आप इसको एज ए NGO यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन दोनों तरह से आप इसको रजिस्टर्ड कर सकते हो। जब आप नॉन प्रॉफिटेबल वो करोगे तो यहाँ पर आपको फिर टैक्सेस वगैरह की एग्जेम्पशंस मिल जाती है, यानी कि आप टैक्स वगैरह नहीं पे कर सकते, लेकिन वो वाले लोग करते हैं जिनकी अपनी बहुत ज़्यादा इनकम होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें कि कोई इंसान है, जैसे कि कोई बड़ा बैंक है, ठीक है, और वो अपनी कोई चैरिटी सिस्टम शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए वो एक कंपनी रजिस्टर्ड करेंगे जो कि नॉन प्रॉफिट होगी, उसको वो स्पॉन्सर करते जाते हैं और वो फिर अगला अपना जो निज़ाम है वो चलाते रहते हैं और वो फिर उसको वो नहीं होता। आपके लिए एक स्पॉन्सर होना चाहिए। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप सिंपली लोगों की डोनेशन पे ही नहीं कर सकते, आपको परमानेंट जो है डोनर्स चाहिए होते हैं और आपने उनसे फिर पैसे लेके लोगों में आप उसको सर्विसेज दे रहे होते हो, ठीक है। और अगर हम प्रॉफिटेबल की बात करें तो ये बहुत अहम चीज़ होती है, ठीक है। इसका आपने पहले तो चेक करना होता है आपका नाम क्या है, ठीक है। आपके अदारे का आप जो नाम है वो चेक करते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर जाकर। फिर आप उसमें अगर आप खुद करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये बैंक चलान लिखा हुआ है कि 25,000 रुपये, ये पहले होता था, लेकिन अभी जो है ये बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। अभी 1,200 रुपये में आपका तमाम काम जो है वो हो जाता है अगर आप खुद करना चाहें। थोड़ी देर में मैं आपको वो भी दिखाता हूँ आपने कैसे करना होता है।
फिर आपने फिर ये है जी कि बैंक चालान के ऊपर आप जाएंगे, वो करना होता है। फिर उसके बाद आपने एसोसिएशन के साथ में बाकी डिटेल देनी होती है। एसोसिएशन मीन कि आपकी जो कंपनी होगी यानी कि जो क्लिनिक होगी उसकी जो राइट अप होगा उसकी डिटेल आपने देनी होगी, और आपने अपने NIC के जो नंबर्स हैं वो है सॉरी स्कैन कॉपीज़ हैं वो देनी होती हैं। फिर बाकी जो डिटेल है वो आपने सारी की सारी इसके अंदर देनी होती है। लेकिन ये बात है कि ये अंडर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगी, इसका कोई आपको नहीं होता। लेकिन हो सकता है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो आपसे 25,000 ही ले, लेकिन जब आप प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो इसके लिए हम बात करते हैं कि यहाँ पर वो सिंपल सी चीज़ें हैं, आपको कोई ऐसा वो नहीं होता। एक तो ये कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विच में भी सिंगल मेंबर कंपनी, आप अकेले होंगे, आपका अकेले नाम पर रजिस्टर्ड होगा, कोई और आप में पार्टनरशिप की ज़रूरत नहीं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में भी लिस्टेड और अनलिस्टेड, ठीक है। लिस्टेड वो वाली होती हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज में काम कर रही होती हैं और वहाँ पर आपका प्रॉफिट, और जैसे बैंक्स वगैरह का होता है ना, आप देखते होते हैं आरफ हबीब कंपनी इतने शेयर्स हो गए इतने हो गए, उस तरह से होते हैं। लेकिन आपकी अमूमन अनलिस्टेड ही होते हैं, और इसमें आपकी फ़ॉरेन कंपनी भी हो सकती है, ठीक है। और अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें या हमारे सिंगल मेंबर कंपनी की, तो ये किस किस रिलेटेड हो सकती हैं? कंपनी के ITs के हो सकती हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कंपनीज हो सकती हैं, रियल स्टेट हो सकती है, फिर उसके बाद ट्रैवल एंड टूर्स हो सकता है, टेक्सटाइल्स हो सकती हैं, गारमेंट्स हो सकती हैं, होम फर्निश्ड हो सकती हैं, कॉस्मेटिक्स हो सकती हैं, एग्रीकल्चर हो सकती हैं, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकम्युनिकेशन, लेदर, फार्मास्यूटिकल, हेल्थ एंड केयर रिलेटेड कंपनीज। और हमारा जो अदारा रजिस्टर्ड होगा साइकोलॉजिस्ट का, वो हेल्थ एंड केयर रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ के नीचे रजिस्टर्ड होता है। और फिर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह भी होती हैं, फिर सर्विस ओरिएंटेड वगैरह भी होती हैं। अब हम जब हेल्थ के अंदर आ गए तो यहाँ पर फिर आपसे वो डिफरेंट चीज़ें मांगी जाती हैं कि हेल्थ इंडस्ट्री आर आल्सो कॉल्ड मेडिकल इंडस्ट्री और हेल्थ कंपनीज एंड एग्रीगेशन इन द इंटीग्रेशन ऑफ सेक्टर विद द इकोनॉमिक सिस्टम एंड प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर आप मल्टीपल अपनी इंफॉर्मेशन देते हो, और उसमें ज़रूरी नहीं कि आप अकेले साइकोलॉजिस्ट होंगे, आप अपने साथ साइकोलॉजिस्ट होते हैं, आप अपने साथ साइकेट्रिस्ट को इन्वॉल्व कर लेते हैं, आप स्पीच थेरेपिस्ट को इन्वॉल्व कर लेते हैं, आप अपने साथ कार्डियोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व कर लेते हैं, आप अपने साथ कोई रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट है उसको आप इन्वॉल्व कर देते हैं। डिफरेंट आप उसमें ऑप्शंस होते हैं, आप उनको साथ में रख के एक कम्प्रिहेंसिव सर्विसेज ऑफ़र करना शुरू कर देते हैं। और अगर हम मज़ीद बात करें हेल्थ रिलेटेड कंपनी की, तो साइकोलॉजिस्ट के लिए कौन सी बेस्ट होती हैं? तो उसमें सिंगल मेंबर कंपनी है एक, और दूसरी है सोल प्रॉपर्टीशिप। सोल प्रॉपर्टीशिप वो वाली कंपनी होती है जो कि, या वो वाली क्लिनिक होती है जो कि छोटे लेवल पर होती है या कम लेवल पर होती है। जैसे अगर आपको उम्मीद है कि आपकी सालाना जो इनकम होगी वो 6 लाख से कम होगी, तो फिर आप सोल प्रॉपर्टीशिप की तरफ ही जाएं, क्योंकि उसमें यह है कि आपको ना तो सालाना कोई टैक्स अदा करना पड़ता है, ना ही कोई टैक्स होता है लेकिन बहुत थोड़ा होता है, ठीक है, और ना ही आपको ज़्यादा उसके ऊपर वो करने पड़ते हैं, इसको इतना ज़्यादा आप एक्सपेंड नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पर ये होता है कि जब अगर आपको एक नाम बन गया, आप आगे चले गए, तो फिर आप ऑटोमेटिकली इसको ट्रांसफ़र करके सिंगल मेंबर कंपनी के ऊपर ले आएँ। सिंगल मेंबर कंपनी के ऊपर ये होता है ना, इसका आपको सालाना टैक्स भी अदा करना पड़ता है, और आपको हर चीज़ के ऊपर 10% इसका वो अपना देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। इसके लिए आपको टैक्स रिटर्न्स देने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं। जैसे हमारी HLPS हैप्पी लाइफ साइकोलॉजिकल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान जो है वो सिंगल मेंबर्स कंपनी के तहत रजिस्टर्ड है, लेकिन इसके लिए फिर मैंने क्या किया हुआ है, मेरे पास एडवोकेट्स हैं, मेरे पास टैक्स रिटर्न्स वाले अलग से हैं, ठीक है, मुख्तलिफ लोग जो हैं वो अपने अपने उसमें काम कर रहे हैं। तो इसमें फिर आपको, अगर आपकी क्लिनिक नहीं चलती तो फिर आपको ये वाले अखराजात बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि आप पहले सोल प्रॉपर्टीशिप के ऊपर ही जाएं, और वो जब कामयाब हो जाते हैं तो फिर आप अपनी सिंगल मेंबर कंपनी की तरफ जाएं। और फिर इसके अंदर सिंगल मेंबर कंपनी की भी जो है देखें, उसके अंदर जो मैंने अभी आपको बता दिया कि सोल प्रॉपर्टीशिप में और सिंगल मेंबरशिप उसमें बहुत सारे काम होते हैं। सोल प्रॉपर्टीशिप के लिए क्या नाम है, रजिस्ट्रेशन भी कोई कंपलसरी नहीं है, और कैन बी रजिस्टर्ड अंडर SECP, बस आपके उसके अंदर रजिस्टर्ड हो जाएगा। आप अगर देखें, मोस्टली हमारे यहाँ फीमेल साइकोलॉजिस्ट हैं, और मोस्टली यही होता है कि वो अपने कम अखराजात में ज़्यादा काम करना चाहती हैं, उनको मूव करने में मसला होता है, एक सिटी से दूसरे में जाना, फिर एडवोकेट से रब्ता करना, SECP से रब्ता करना, वापस आना, ये सारी चीज़ें, तो ये तमाम चीज़ें कम हो जाती हैं। आप सिर्फ और सिर्फ क्या करें, क्या नाम है, वो कर दें, सोल प्रॉपर्टीशिप आप वो कर दें। अच्छा, फिर उसके बाद लीगल स्टेटस ऑफ एंटाइटी नॉट कंसिडर्ड एज अ सेपरेट एंटाइटी, ये आपको सेपरेटली वो नहीं किया जाता।
फिर अनलिमिटेड लायबिलिटी है, सोल प्रॉपर्टीशिप है, और मैक्सिमम आप अकेले ही होते हैं और आप खुद ही काम करते हैं। यहाँ पर आप ऐसा कर लेते हो कि अपने साथ मेंशन कर देते हो कि फ़लाँ लोग काम करेंगे और उनकी आप इतनी इतनी पे उनको देते रहेंगे। और सिंगल मेंबर में जो होता है ये सेपरेट लीगल एंटाइटी होती है और लिमिटेड टू एक्सटेंड टू शेयर कैपिटल होता है, मतलब इसमें आप बाकियों को भी शेयर होल्डर्स बना सकते हैं। और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पर्सन एक होता है और मिनिमम एक होता है और मैक्सिमम 2 भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यह है कि आपकी जो जैसे कि आप सोशल वेलफेयर के अंडर रजिस्ट्रेशन करते होते थे, 50-50 बंदों के नाम लिखते होते थे और उनके साथ मीटिंग्स करते होते थे, जी ये हो गया वो हो गया, वो नहीं होता है। यहाँ पर सिंपली आपका घर बैठे हुए सारे का सारा काम हो जाता है। मज़ीद इसी तरह से अगर आप देखें क्या नाम है इसका मज़ीद जो प्रोसेस है वो कैसे होगा, वो मैं सिंपली आपको बता देता हूँ। सर्च आपने ख़ुद करना है। और इसके अलावा एक और चीज़ है कि अगर आप मेरे जो कोर्सेज़ में करवा रहा हूँ उसका आप हिस्सा बनते हैं तो फिर हम आपको अपने ही एडवोकेट्स के थ्रू और अपने ही टैक्स रिटर्न्स के थ्रू तमाम चीज़ें करवा देते होते हैं, फिर आपको इतना वो सर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप ख़ुद से बनाना चाहते हैं, अपना क्लिनिक बनाना चाहते हैं और ख़ुद से चीज़ें करना चाहते हैं तो वो फिर आप यहाँ पर आ जाएँ, कहाँ पर आ जाएँ जी, SECP, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये एक वेबसाइट है और देखता हूँ अगर ओपन हो जाती है तो यहाँ पर आपने आकर अपनी रेलेवेंट जो है चीज़ें इंफॉर्मेशन आपने वो करनी है। ये देखें यहाँ पर ई सर्विसेज है, आपने ई सर्विसेज के ऊपर क्लिक करना है और आपके पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आपने साइन इन करना है। क्योंकि मेरा साइन इन हुआ है तो मैं इसको क्लिक नहीं करना चाह रहा, क्योंकि अगर क्लिक करता हूँ तो फिर मेरी इन्फॉर्मेशन पब्लिक हो जाती है। यहाँ पर फिर आपने अपनी तमाम चीज़ें जो हैं वो डिटेल देखनी होती है। हाँ, जब आपकी कंपनी या आपका क्लिनिक रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसको आप कैसे सर्च करते हैं, आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर आ जाएँ HAPPY लाइफ PSYCHOLIG साइकोलॉजिकल सर्विसेज। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो वो एकदम से आपकी डिटेल जो है वो यहाँ पर शो कर देते हैं कि भाई ये रजिस्टर्ड है कि नहीं रजिस्टर्ड, ठीक है। तो जब वो रजिस्टर्ड होता है तो देखें ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं कि कौन सा नंबर है और कब तक ये हो चुका है। तो अभी क्योंकि हमारा एक रिसेंटली हमने सिस्टम शुरू किया है, मतलब 6 माह ही हुए हैं, 6 माह में ही हमने तमाम सर्विसेज आगाज़ किया है, तो यही चीज़ें जो हैं अभी तक आपको नज़र आएंगी। तो बिलफर्ज अगर आप मज़ीद मेरे बारे में या मेरे अदारे के बारे में कुछ सर्च करना चाहते हैं या मालूमात लेना चाहते हैं या मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो आप हमारी HLPS.PK के ऊपर आप जाएं और आप हमारे ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट की लिस्ट भी देख सकते हैं और उनसे उनके ईमेल भी हैं और उनका रब्ता नंबर जो है वो भी हमने मेंशन कर रखा है। आप उनसे मालूमात ले सकते हैं कि हमारे जो सर्विसेज हैं या हमारे जो क्वालिटी हम जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे काउंसलिंग सर्विसेज हो, चाहे साइकेट्री सर्विसेज हो, चाहे साइकोथेरेपीज़ हों और चाहे हमारी ट्रेनिंग्स हों, ये आपको कैसी लगी हैं तो वो आपको बता देंगे। नेक्स्ट हम जो करने लगे इंशाअल्लाह ताला उसमें हम मज़ीद जो है ना ये हमारे ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट हैं। तो अभी आप देखें कि हमारी टीम में 108 साइकोलॉजिस्ट थे CCP2 तक, तो अभी हमारे पास तकरीबन 160 हो गए हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा हैं। तो ये आप इनके देख सकते हैं जी, ईमेल और सारा कुछ लिखा हुआ है। आप इनमें से किसी को भी ईमेल करके उससे पूछ सकते हैं कि उनके तजुर्बात कैसे रहे हैं। और अगर आप हमारे इसका हिस्सा बनना चाहें तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएं, वहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन लिंक में CCP4 का एक लिंक दिया गया है और उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप अपने उसमें मेंशन कर दें कि आप ऑनलाइन हमारे साथ ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं या इन पर्सन आकर ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं। दोनों ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। इस्लामाबाद में हमारा इन पर्सन होगा इंशाल्लाह, और ऑनलाइन जो है वही चीज़ें जैसे हमने CCP1, 2 और 3 में की हैं वही चीज़ें वैसा ही हम उसको करेंगे। लेकिन इस बार जो है CCP4 जो है वो ज़्यादा मेगा लेवल पर इंशाल्लाह